हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम रिपब्लिक पे। तो दोस्तों, आज से मैं आपके साथ हिंदी में भी अपने वीडियो शेयर करूंगा और बनाऊंगा। जैसे कि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी तरफ से कि हिंदी में भी हमें वीडियोस बनाने चाहिए, तो जो भी वीडियो अब मैं इंग्लिश में बनेंगे उसको हिंदी में भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये दोस्तों मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें कि आप हिंदी में देखेंगे, जो आपका कंटेंट है वो भी लिखा हिंदी में ही होगा। तो दोस्तों, यदि कोई मुझसे त्रुटि हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं पहले से ही। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। उससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आइए देखते हैं आज का इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में, जो कि प्रारंभिक परीक्षा है आपकी, यानी प्रीलिम्स जो है उसके लिए 13 इंपॉर्टेंट कार्ड। जैसे कि आपको पता है, एक डेक ऑफ कार्ड्स में 4 स्वीट्स होती हैं, 4 तरीके के पत्ते होते हैं और हर में 13 कार्ड्स होते हैं। तो ये 13 कार्ड जो आपके पास यूक्रेन रूस युद्ध के समक्ष होने चाहिए आपके पास, जो कि आप यूज कर सकते हैं प्रीलिम्स में। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे। इंग्लिश में इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और अपलोड भी हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए लिंक को क्लिक करके आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे आएगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले टॉपिक्स जान लेते हैं कि हम कौन कौन से देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो ये 13 टॉपिक्स या 13 कार्ड्स, जैसे कि मैंने कहा, ये कवर करने वाले हैं हम। तो आज की वीडियो में हम 1 से लेकर 6 तक जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे और अगले वीडियो में 7 से 13। तो आज कौन कौन से कवर करेंगे हम? डॉनबास क्षेत्र के बारे में जानेंगे, ऑपरेशन गंगा के बारे में जानेंगे, नेटो CSTO ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, इनके बारे में जानेंगे, स्विफ्ट के बारे में जानेंगे, क्यूबन मिसाइल संकट इसके बारे में जानेंगे। तो ये 6 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही उठाए हैं और वही क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में या किसी भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनके बेसिस पे ही मैंने ये क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जो आपके इस करंट अफेयर के वीडियो से बनते हैं। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, डॉनबास क्षेत्र। तो डॉनबास क्षेत्र न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसके अंदर ये पड़ता है और इसमें 2 प्रोविंस या स्टेट आती हैं उनकी, डोनेस्क और लुहांस्क। इनको व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को इनको इंडिपेंडेंट या आज़ाद घोषित कर दिया था और ये कहा था कि हम इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि यूपीएससी में एक बार ही पूछा गया था गोलान हाइट्स क्या है। तो गोलान हाइट्स इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे एक जगह है, उनका युद्ध हुआ था जब चल रहा था, तब वो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या है, एक तारा है या ऐसे कुछ ऑप्शन देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डॉनबास क्षेत्र किससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। तो ये डोनेस्क और लुहांस्क रीजन है जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है, यानी पूर्वी यूक्रेन में पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। जो नीले क्षेत्र में आप देख रहे हैं ये है क्राइमिया, जो कि 2014 में रशिया ने यूक्रेन से कब्जा लिया था। ठीक, तो पहला कार्ड तो ये हो गया डॉनबास क्षेत्र। अब आ जाते हैं हम दूसरे कार्ड पे, ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा क्या है? ये एक यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है। तो जो भारत के जो वहाँ रह रहे हैं लोग, उनको युद्ध क्षेत्र से वापस भारत लाने के लिए ये ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है इस मिशन को। ठीक है, और इसके लिए एक ट्विटर हैंडल भी बनाया था उन्होंने, OP गंगा हेल्पलाइन। अगर आप ये लिख के हैशटैग करेंगे तो आपको एम्बेसी जो है वहाँ पे, दूतावास जो है, वो सारी जानकारी आपको साझा करेगी ट्विटर द्वारा। ठीक है, और एक 24/7 एक नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया है जिसमें आप फ़ोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑपरेशन गंगा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अभी न्यूज़ में था तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन भारत ने पहले भी ऐसे मिशन किए हैं, ऑपरेशन किए हैं, तो उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि
आपको मैच द कॉलम फॉर्म में दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मिशन कौन कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो वंदे भारत मिशन है पहला, जो कि कोविड राहत के लिए 2020-2021 में भारत सरकार ने चलाया था। ठीक है, ये भी जो लोग भारतीय बाहर फंसे थे कोविड के दौरान, उनको वापस भारत लाने के लिए था ये मिशन। फिर था 1990 का कुवैत एयरलिफ्ट, ये इस पर एक मूवी बनी अक्षय कुमार जी की, आपने देखी होगी। तो कुवैत एयरलिफ्ट ये थी 1990 में, कुवैत से वापस लाए गए थे लोग भारतीय। फिर है ऑपरेशन राहत, ये राहत ही नहीं है, राहत है, ये यमन में जो लोग फंसे थे, यमन में भी युद्ध हो रहा था, तो उसमें 2015 में भी लोग वापस लाए थे, तो राहत ऑपरेशन इसका नाम था। फिर है ऑपरेशन मैत्री, जो नेपाल में भूकंप आया था बहुत बड़ा 2015 में, वहां से भारत ने ना केवल भारतीय बल्कि अमेरिकी और अन्य यूरोपीय देशों के भी लोग वापस निकाले थे। फिर है ऑपरेशन होम कमिंग, ये लीबिया 2011 से रिलेटेड है। लीबिया में युद्ध हो रहा था, सिविल वॉर हो रही थी, गृह युद्ध जिसे कहते हैं, वहां से वापस लाए गए थे भारतीय। फिर है ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड राहत के लिए था, ये भी 2020 में था, जो कि इंडियन ओशन की जो स्टेट्स हैं उससे, वहां से जो कंट्री से लोग वापस लाए गए थे। और अंत में है ऑपरेशन सुकून या बेरूत सी लिफ्ट। तो बेरूत आपको पता है लेबनान की कैपिटल है, तो लेबनान से रिलेटेड है 2006। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। अगला जान लेते हैं नेटो के बारे में। तो नेटो है क्या? नेटो इंग्लिश में तो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिससे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, 27 देश हैं इसके अंदर, 27 माफ कीजिएगा यूरोपीय देश हैं, 2 उत्तरी अमेरिका के देश हैं और 1 यूरेशियन देश है। और ये अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, यानी कि ये मिलिट्री अलायंस है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एक देश के ऊपर ये अगर कोई कंट्री अटैक करती है, तो ये 30 की 30 कंट्रीज पे माना जाएगा अटैक है, और ये 30 की 30 कंट्री उस देश को बचाने आ जाएंगी जो इस संधि का पार्ट है। ठीक है, तो ये मिलिट्री अलायंस है। संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करते हैं, जिस पर 4 अप्रैल 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये इस तारीख को ये इन इफेक्ट आई थी। ठीक, फिर थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन कर दिया, मैं आपको बता चुका हूं। इसके तहत स्वतंत्र देश किसी भी बाहरी पार्टी के हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, और जो इनकी एलीट कमांड है, यानी कि जो मिलिट्री ऑपरेशन की कमांड है, उसका मुख्यालय है मॉन्स, बेल्जियम के पास। मॉन्स एक जगह है बेल्जियम में, वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। महासचिव कौन है इनका? तो ये है जेंस स्टोलनबर्ग। ये बहुत न्यूज में आ रहे हैं, आप डेली देखते होंगे शाम को आपके टीवी पे। ये एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कि नेटो की तरफ से जो युद्ध चल रहा है उसका क्या, उसके बारे में प्रतिक्रिया है। तो जेंस स्टोलनबर्ग आपको नाम याद रखना है। प्रारंभ में केवल जब 1949 में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे तो 12 देश ही थे इसमें, और अब ये एक्सपैंड या बढ़ते बढ़ते 30 देश तक पहुंच गया। अब प्रेजेंटली इसमें 30 देश हैं। और सबसे लेटेस्ट इसमें मार्च 2020 में उत्तर मैसिडोनिया यानी नॉर्थ मैसिडोनिया कंट्री इसमें ऐड हुई थी। और जो नेटो है वो और बढ़ना चाहता है, तो इसी वजह से युद्ध हो रहा है। तो बॉस्निया हर्जगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन ये महत्वाकांक्षी सदस्य हैं, यानी एस्पायरिंग ये उसके मेंबर्स हैं, ये बनना चाहते हैं नेटो का मेंबर। ठीक है, तो ये कंट्रीज के नाम है, इंग्लिश में है, तो कोई इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इस केवल नाम ही है ये। तो ये 30 देश हैं जो कि इस नेटो का पार्ट है। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कौन कौन से देश हैं। आप मैप में देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। ये देश हैं जो कि ब्लू में देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे नेटो का हिस्सा हैं। तो यूक्रेन इसमें एक न्यूट्रल कंट्री बचती है। तो अब इस नक्शे में मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं। देखिए इसमें क्या है, जो ये हरे रंग में आप कंट्रीज देख रहे हैं ये नेटो का है। ईस्टर्न फ्लैंक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ईस्टर्न फ्लैंक कंट्रीज हैं नेटो की, यानी कि ये पूर्वी दिशा में है
जो कि नेटो का पूर्वी हिस्सा है। और जो यूक्रेन है ये एक बफर कंट्री है। अगर इंडिया और चाइना के बीच में एक न्यूट्रल कंट्री जैसे कहते हैं बफर कंट्री, वो है नेपाल, वैसे ही ये यूक्रेन जो है बफर कंट्री है नेटो और रशिया के बीच में। इसीलिए रशिया कहता है कि अगर यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन जाएगा तो जो नेटो की मिसाइल सिस्टम है, जो वेपन्स हैं या जो शस्त्र हैं, वो इनके बॉर्डर पे आ जाएंगे और ये उनकी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। इसलिए उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया। तो पहला रीजन तो यही था रशिया का। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है CSTO। ठीक है, तो ये है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हिंदी में इसको कहा जाता है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। तो 15 मई 1992 को ये बनाई गई थी। सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन जो था उसकी जो टूटने के बाद जो कंट्रीज बची थी उनमें से 6 राज्यों ने अपने आप मिलके एक नेटो की तरह ही मिलिट्री संगठन बनाया। और ये कौन कौन सी कंट्री थी? आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सामूहिक सुरक्षा संधि की गई और इसको कहा गया ताशकंद संधि या ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद कहाँ है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तो इसीलिए इसको वहां पे साइन किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम ताशकंद संधि है। ठीक है, तो ये नेटो की तरह ही एक कंट्री है, एक संगठन है जो कि रशिया ने बनाया है अपनी सुरक्षा के लिए। इसमें 3 सदस्य और ऐड किए गए थे 1993 में, अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया। लेकिन जब ये 1999 में इसको रिन्यू करने की बात आई तो इनमें से 6 ने ही रिन्यू किया। अजरबैजान, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान ने छोड़ दिया CSTO को। तो 2022 में इसको एक पूरा सैन्य संगठन या गठबंधन के रूप में ये सामने आया और इसमें अब केवल 6 देश हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, और रूस है इसमें छठा। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि ये जो बेलारूस है क्यों सपोर्ट कर रहा है रशिया को? क्योंकि वो इस CSTO का पार्ट है। ठीक है, तो ये आप विभाजन देख सकते हैं कि जो ब्लू में है वो सारी की सारी नेटो कंट्रीज हैं और जो रेड में है वो है CSTO कंट्रीज या रशिया मेजॉरिटी। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो एक ग्रे में है कंट्री बीच में, ये जो है यूक्रेन है। तो ये एक बफर स्टेट है नेटो और CSTO के बीच में, तो इसीलिए ये युद्ध छेड़ा गया। तो इसको बफर ही या न्यूट्रल ही रहने के लिए ये युद्ध करा रहा है, रशिया का ये कहना है। ये उसका और डिटेल्ड है, इसमें से आप देख सकते हैं जो ग्रे में रंग में है वही देश जो है अभी न्यूट्रल है, जो कि ना नेटो का पार्ट है ना CSTO का पार्ट है। इसमें से यूक्रेन है एक, फिनलैंड है, ठीक है, स्वीडन है, तो ये स्विट्जरलैंड है। तो कुछ ही देश रह गए हैं यूरोप में, तो इसको बचाने के लिए, एक्सपेंशन को बचाने के लिए ये युद्ध करवा रहे हैं। अब आपने एक बहुत अच्छी टर्म रिसेंटली सुनी होगी, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आ रही है, स्विफ्ट। तो USA ने स्विफ्ट बैन लगा दिया है रूस के बैंकों के ऊपर। ठीक है, तो स्विफ्ट क्या है वो जान लेते हैं, बहुत बारी पूछा जाता है, अब तो ये न्यूज़ में है तो ये पक्का चांस है इसको पूछा जाएगा। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब आपको इसमें कंफ्यूजन क्या होगी, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन है T से। तो ये जरूर याद रखना क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक वित्तीय संस्थानों के लिए धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन देन के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित मंच है। तो ये जो है एक्चुअल में पैसा नहीं ट्रांसफर करते हैं इस सिस्टम के द्वारा, सिर्फ जो उसके बारे में जानकारी है कि ट्रांजैक्शन हुई है वो जानकारी ट्रांसफर करते हैं इस सिस्टम के। तो इस सिस्टम के थ्रू पैसा नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो सुरक्षित वित्तीय संदेश है वो जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में। दुनिया के 200 देशों में 11,000 बैंक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इससे टेलीकम्युनिकेशन है और इसमें पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ इसमें संदेश दिया जाता है जो कि ट्रांजैक्शन की गई है बैंक द्वारा, सिर्फ वही। फिर देख लेते थोड़ी और इंफॉर्मेशन इसके बारे में। ये बेल्जियम में स्थित है, ठीक है, और इसमें 11 औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक जो है 11 देशों के, जो कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन,
यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश इसको ओवरसी करते हैं। तो रशिया ने देखा कि भाई ये अगर हमें इससे निकाल देंगे, तो युद्ध से पहले ही उन्होंने एक अपना सिस्टम भी बना दिया था जिसका नाम था SPSS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, वित्तीय संदेशों के लिए हस्तांतरण के लिए प्रणाली। तो ये रूस ने पहले ही बना दिया था, ये इतना भी पॉपुलर नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर स्विफ्ट के ऑपोजिट एक और सिस्टम ऐसा बना लेंगे जिससे कि स्विफ्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट ना रहे और उनको अगर सैंक्शन भी लगे हैं तो उसका असर कम हो। ठीक, अब देख लेते हैं आज का आखिरी टॉपिक, क्यूबा मिसाइल संकट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, 1962 में अमेरिका ने इटली और तुर्की में, जो कि नेटो के एलाइज हैं उसके, यूरोप में अपनी मिसाइलें लगा दी थी, जो कि रशिया के लिए बहुत एक चुनौती थी और बहुत संकट की घड़ी थी। तो रशिया ने एक जवाब में क्या किया, अपना एक वहाँ पे कैरिबियन में एक छोटा सा देश है क्यूबा, वेस्ट इंडीज आपने सुना होगा, तो वहां पे ये एक छोटा सा देश है क्यूबा, अमेरिका के बहुत ही पास है, एक आइलैंड है बहुत बड़ा सा, इनकी कैपिटल क्या है, हवाना। तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे फिडेल कैस्ट्रो, या डिक्टेटर आप कह सकते हैं, जो अभी रिसेंटली पास अवे हुए हैं, तो वो जो थे उनके साथ मिलकर रशिया ने अपनी मिसाइलें सोवियत यूनियन की लगा दी थी उस तट पे, क्यूबा के तट पे, और अमेरिका को टारगेट करने के लिए। तो ये न्यूक्लियर युद्ध की ओर बढ़ने वाला था संकट। आप मैप में देख सकते हैं, जो ये लाल गोला बीच वाला, इसके सबसे बीच में है क्यूबा, जहां पे लगाई गई थी मिसाइलें, और अमेरिका को पूरा का पूरा कवर कर लिया था रशिया की मिसाइल्स ने। यानी अगर क्यूबा से कोई भी मिसाइल चलेगी तो अमेरिका के किसी भी शहर पे गिरा सकते हैं, वो इतने पास आ गए थे। और ये सिर्फ 140 किलोमीटर दूर रह गए थे फ्लोरिडा के तट से, तो फ्लोरिडा के पास पहुंच गए थे इतनी ये यूएसए। तो ये कहा जाता है कि जो कोल्ड वॉर थी उसमें, यानी कि शीत युद्ध जो जिसे आप कहते हैं, उस समय में जब वर्ल्ड जो परमाणु युद्ध के सबसे पास आई थी 1962 में, क्यूबा मिसाइल संकट के वक्त। ठीक है, तो यही कह रहा रशिया कि जब हमने क्यूबा में मिसाइल लगा दी थी तब आपको पसंद नहीं आया था, आपकी सिक्योरिटी खराब हो गई थी, तो अब आप मेरे घर के पास यूक्रेन में लगा देंगे तो मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा, यही रशिया का कहना है इस वॉर के लिए। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद, यानी 1 महीना 4 दिन अप्रॉक्सीमेटली ये चला था। उसके बाद जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस समय जॉन एफ कैनेडी, और जो रशिया यानी कि सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे खुर्शचेव, उन्होंने मिलके ये समझौता कर लिया था कि अपनी अपनी मिसाइलें हटाएंगे, हम अपने यूरोप से हटाएंगे अमेरिका वाले, और यहाँ से ये हटाएंगे रशियंस यानी कि सोवियत यूनियन, और इसका समझौता हो गया था। तो दोस्तों ये पहला वीडियो था जो कि हमने हिंदी में सारा कंटेंट देखा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि यहाँ तक देखा ही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों हम अगले पार्ट में पूरे जो बचे हुए 7 टॉपिक हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।